हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और इससे पहले मैंने इसी बुक का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू की, एक थ्योरी की। आपको एमसीक्यू या थ्योरी 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी का जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और हाँ, मैंने इस चैप्टर का एक कहानी की तरह आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करवाया है। लगभग 1 घंटे की वीडियो है जिसमें आपके चारों पार्ट कवर करवाए गए हैं। बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को मैंने समझाया है और जितनी भी डेट हैं वो सारी डेट मैंने याद करवाई हैं आपको। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको अब तक सारी डेट याद हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस पूरे चैप्टर की कहानी वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो उसी प्ले लिस्ट में मिलेगी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है। ठीक है, और ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई है 6 से 10 तक की, मोस्टली एसएसटी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करा दी है। अभी तक आपने ये सारी बुक भी नहीं देखी है तो इन सब को देखने के लिए आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल को ओपन कीजिए, ओपन कर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। राष्ट्रवाद का मतलब है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होना, अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के प्रति समर्पित रहना, अपने देश के लिए त्याग करने की भावना आपके अंदर हो, आपके अंदर देशभक्ति की भावना हो, ये सारी जो चीज है ये राष्ट्रवाद है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि राष्ट्रवाद क्या है। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर या पुरानी संस्कृति के आधार पर, किसी भी आधार पर जब लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं एक क्षेत्र विशेष के लिए या फिर अपने देश के लिए, हम उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। ठीक है, आइए परिभाषा देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, हमने ये पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, वे कौन है, उनकी पहचान क्या है और उन्हें किस बात से परिभाषित किया जाना चाहिए। ठीक है, यह भावना बदल गई। किन लोगों की, जो यूरोप में रह रहे थे, उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। ठीक है, यानी कि वो जो पुरानी संस्कृति से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वहीं से तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो वो पुराने जो चिन्ह थे, उनके जो संस्कृतियां चली आ रही थी, उस आधार पर लोग एकजुट होने लगे उन गीतों के जरिए। जैसे अगर अभी कोई समस्या आए अपने देश में तो कौन से किस्से सुनाए जाते हैं, पुराने जो आज़ादी के टाइम के हैं। कि ऐसे ही नहीं है कि कोई एक क्षेत्र विशेष में ही आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई, कोई एक क्षेत्र विशेष के लोग ही नहीं मरे आज़ादी में, सॉरी मरी नहीं बोलना चाहिए, माफ़ी चाहती हूँ, शहीद हुए। ठीक है, तो कोई एक क्षेत्र विशेष के लोग नहीं थे, कोई एक जाति विशेष के लोग नहीं थे, कोई एक धर्म विशेष के लोग नहीं थे, सभी लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और लास्ट में विजयी रहे। तो ये सारी चीज़ें हमें बार बार बताई जाती हैं। स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह के गाने गाए जाते हैं, वंदे मातरम, ये सारी चीज़ें क्यों, ताकि हमें याद रहे कि ये जो राष्ट्र बना है, जो भारत बना है, ये हमें किसी ने दान में नहीं दिया है, गिफ्ट में नहीं दिया है, ये हमने बहुत स्ट्रगल किया है, हमारे पूर्वजों ने बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके हमें ये भारत मिला है वापस। ठीक है, विदेशी शक्तियों से। तो किसके जरिए इकट्ठा करने की लोगों को इकट्ठा किया जाता है, गीतों के जरिए, चिन्हों के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्यादातर देशों में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। तो जो यूरोप में जो बहुत सारे राष्ट्र बने उनमें काफी टाइम लगा उनको बनने में, किसी को 50 साल, किसी को 20 साल, किसी को 10 साल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एक 2-2 साल में सारे देश बने। लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि जो पुराने राजवंश हैं ये हम पर गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, हमारी भाषा को दबाया जा रहा है। ठीक है, हमारी संस्कृति को दबाया जा रहा है। लोग जागरूक होने लगे अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति, और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी उन लोगों के साथ जो उस समय उनके देश में शासन कर रहे थे और बाद में उनको जीत हासिल हुई। ठीक है, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, इसका जो मेन कारण था राष्ट्रवाद उदय होने का भारत में, वो मेन कारण क्या था कि भारत में जो औपनिवेश करने के लिए इंग्लैंड की सरकार आई, ठीक है, जो औपनिवेश कर रही थी उस समय, ठीक है, जो भारत पर शासन कर रहे थे वो लोग, औपनिवेश मतलब
किसी विदेशी आदमी, किसी विदेशी का किसी दूसरे देश पर जोर जबरदस्ती कर शासन करना, जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर जबरदस्ती शासन कर रहे थे, वही वाली बात है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, राष्ट्रवाद, सॉरी उसको क्या बोलेंगे हम, उपनिवेश बोलेंगे। ठीक है, तो उपनिवेश के खिलाफ लोग एकजुट होने लगे, आंदोलन होने लगे, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, लोगों को समझ में आने लगा कि सारे की सारी एकजुट हो जाओ और इन अंग्रेजों को भगाओ। तो हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ? सीधे सीधे तौर पर उपनिवेश सरकार का विरोध करने की वजह से हुआ। ठीक है, अगर वो हम पर अत्याचार ना करते तो शायद राष्ट्रवाद का उदय ना होता, राष्ट्रवाद का उदय ना होता तो क्रांति नहीं होती, क्रांति नहीं होती तो हमारा देश आजाद नहीं होता। ठीक है, तो ये इस सब की शुरुआत कहां से हुई? उपनिवेश सरकार से हुई, और उपनिवेश सरकार की वजह से राष्ट्रवाद लोगों में जागृत हुआ। ठीक है, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़ना और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांधा रखा, क्योंकि उस समय दमन, मतलब उस समय जो शोषण हो रहा था, केवल ऐसा नहीं है कि व्यापारियों का हो रहा था, केवल किसानों का हो रहा था, केवल गरीबों का हो रहा था, हर वर्ग का शोषण हो रहा था। कौन कर रहा था? उपनिवेश सरकार कर रही थी। उपनिवेश सरकार मतलब इंग्लैंड के लोग कर रहे थे। ठीक है, तो उस शोषण से लड़ते लड़ते क्या होने लगा? लोग एकजुट होने लगे आंदोलनों के जरिए। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेश का असर एक जैसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि सारे पर एक जैसा था, किसी पर कम इफेक्ट था, किसी पर ज्यादा था। उनके अनुभव भी अलग अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न भिन्न थे। कैसे थे वो हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा कर एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। देखो, अगर हम आजादी का श्रेय देना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि गांधी जी ने मुख्य भूमिका निभाई। हम ये नहीं कह सकते कि बस गांधी जी की वजह से ही हमें आजादी मिली। हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने हमें आजादी दिलाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि गांधी जी का पहला उद्देश्य क्या था कि भारत के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए, सभी समूहों को। समूहों से मतलब है कि हिंदुओं को, मुसलमानों को, बौद्धों को, जैनों को, सबको एकजुट कर लो और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। ठीक है, जब सब लोग एकजुट हो जाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे तो अंग्रेज बहुत जल्दी भाग जाएंगे भारत से। ठीक है, और बाद में ये तरीका सफल भी रहा महात्मा गांधी जी का। तो इसमें महात्मा गांधी जी की अहम भूमिका रही कि उन्होंने भारत में जितने भी लोग उस टाइम पे रह रहे थे सबको एकजुट करने की कोशिश की। ठीक है, पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया है, बिल्कुल किया है आपने। 8th क्लास की जो बुक है उसमें पूरा की पूरा राष्ट्रवाद के बारे में दे रखा है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दे रखा है भारत के में। तो 8th क्लास की जो हिस्ट्री बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़ना और चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। और उसमें 1920 के दशक से पहले की कहानी है। ठीक है, बाद की भी कुछ कहानी है और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं, उसके जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट और लास्ट वाला चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो पढ़ना है तो मैंने जो आपको बताया कि मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, और 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उसमें ही दिया हुआ है पूरा की पूरा राष्ट्रवाद के बारे में। नेक्स्ट है इसमें, इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन और सैन्य अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। ठीक है, तो इसमें जो 3 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें यही चीज डिटेल में बताई गई है कि कांग्रेस ने किस तरह से अंग्रेजों को शिकस्त दी, अंग्रेजों को भगाने में लोगों को हेल्प करी। ठीक है, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी मतलब देश आजाद करा लिया। ठीक है, इन आंदोलनों के जरिए। इस तरह के आंदोलन पहले होना आम बात थी गांधी जी के टाइम में, और इस तरह के आंदोलनों को करके ही क्या चल रहा था, देश को आजाद कराने की प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ से आपका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है। इस पूरे में हमने क्या देखा? इस पूरे में हमने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इस पूरे पैरा में हमने ये देखा कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। अब हम इस फर्स्ट पार्ट में देखेंगे पहला विश्व युद्ध के बारे में, फिर पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में और असहयोग आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। और प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था वो कौन सा था? 1914 से 1918 तक का समय था। ठीक है, 1914 से 1918 तक का समय था प्रथम विश्व युद्ध का। और प्रथम विश्व युद्ध जो मेनली हुआ था वो यूरोप की भूमि पर हुआ था। ठीक है,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी देश शामिल थे प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन जो डायरेक्टली अगर हम बात करें कि लड़ाई की बात करें तो यूरोप के आपस में देशों के साथ आपस में ये लोग लड़ रहे थे। इनडायरेक्टली पूरी दुनिया थी। इनडायरेक्टली का मतलब है कि उस समय यूरोप का जहां जहां शासन चल रहा था, जैसे इंग्लैंड वाले हम पर शासन कर रहे थे, फ्रांस वाले भी कहीं और शासन कर रहे थे, ठीक है, रूस का भी कहीं अपनी बेस चल रहा था, वो भी कहीं और शासन कर रहे थे। तो ये लोग जहां जहां शासन कर रहे थे वो लोग भी इन्होंने इन्वॉल्व कर रखे थे। कैसे कर रखे थे वो हम इस पैरा में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि जब इंग्लैंड के लोग प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जब जैसे कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध लड़ने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि देखो जो सेना का खर्चा होता है डेली का खर्चा, जैसे सेना के खाने के पीने का, सेना इधर से उधर जाएगी, ठीक है, टैंक जाएंगे इधर से उधर, और गाड़ियां में बैठ के सैनिक जाएंगे, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लड़ने के लिए, जहां पर लड़ाई है, जंग है, दूसरे देशों से सैनिक बुलाए जा रहे थे उसके लिए। तो पेट्रोल डीजल की इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, और वो कहाँ से पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए वो उन्होंने एक आइडिया अपनाया, ठीक है, जो डेली के बम धमाके छूट रहे हैं, ठीक है, एक हाथ से जो गोला फेंका जाता है वो लगभग उसकी जो कॉस्ट होती है 1 लाख के आसपास होती है, ठीक है, जो मिसाइल छोड़ी जा रही है वो कई कई लाख की होती है, बहुत सारे पैसों की होती है, ठीक है। तो एक दिन का अगर हम युद्ध का देखें तो करोड़ों रुपए का एक दिन का युद्ध का हिसाब होता है, करोड़ों रुपए का वन डे, ठीक है, कई करोड़ का। तो वो डिपेंड करता है कि युद्ध कितने बड़े स्तर पर चल रहा है, तो कई करोड़ का पर डे का हिसाब होता है। तो वो जो पैसे की जरूरत पड़ रही थी इंग्लैंड को, इंग्लैंड अपने देश से नहीं निकाल रहा था। इंग्लैंड क्या कर रहा था, उसने भारत में नए टैक्स लगा दिए, ठीक है, नए टैक्स लगा दिए। कौन कौन से? सीमा शुल्क बढ़ा दिया उसने, आयकर लगा दिया, ठीक है, और जो उस समय जो महंगाई थी वो कैसी होगी, दुगनी होगी, दुगने रेट हो गए। दुगने का मतलब है कि अगर 1913 से पहले कोई चीज 10 रुपए की थी तो 1914 के आसपास वो चीजें कितने की हो गई, लगभग 20 रुपए की हो गई। पहले अगर 10 की थी तो 20 की हो गई अब, ठीक है, मतलब दुगना हो गया रेट। जैसे पहले आटा अगर 10 रुपए किलो आ रहा था तो बाद में आटा कितने का हो गया, 20 रुपए किलो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई भारत में उसकी वजह से, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से। और देखो भारत की कोई दुश्मनी तो थी नहीं, बाकी के यूरोप के देशों से कोई मतलब लेना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। हम किसकी साइड से लड़ रहे थे? हम अंग्रेजों की साइड से लड़ रहे थे। और लड़ क्या रहे थे? जबरदस्ती हमारे ऊपर ये सारे टैक्स थोपे जा रहे थे, और वो मारपीट के या शोषण करके या कैसे भी गलत तरीके से हमसे ये सारे पैसे लूट रहे थे, ले रहे थे, ठीक है। और साथ ही क्या कर रहे थे, वो गरीब लोगों की जबरन भर्ती करा रहे थे, मतलब जबरदस्ती वो सेना में भर्ती कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड की तरफ से तुम लड़ो। यानी कि पैसा भी हमारा प्रथम विश्व युद्ध में, सैनिक भी हमारे थे, और इंग्लैंड वाले फुल मौज काट रहे थे, ठीक है। अब अगर वो हार जाए तो भी उनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनके तो बहुत ज्यादा पैसे लगे नहीं, उनकी सेना बहुत ज्यादा लगी नहीं, सैनिक भी हमारे, पैसे भी हमारे। तो एक तरह से इनडायरेक्टली युद्ध का जिम्मा किसने उठा रखा था? हम लोगों ने, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ हुई। अब देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही है। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, ठीक है, हमारे देश में भी पैदा हुई आर्थिक स्थिति। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा व्यय का मतलब होता है कि आर्मी का जो खर्च हो रहा था पर डे, ठीक है, आर्मी के खर्च में क्या हुआ, आर्मी का जो खर्च था वो बढ़ने लगा। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज दिए गए और करों में वृद्धि की गई, ठीक है, यानी कि टैक्स बढ़ा दिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय कर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। 1913 से 1918 के बीच में कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किल बढ़ती जा रही थी। गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती कराई जा रही थी, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। अब भाई गांव के लोगों को गुस्सा आएगा ही, जिनको भी सैनिक बना के भेजा जा रहा है उनको गुस्सा आएगा ही। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का किसी भी देश के साथ युद्ध चल रहा, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, किसी के साथ भी, तो सेना की जरूरत पड़ रही है, भाई आपको भर्ती होना पड़ेगा, तो आप खुशी खुशी सेना में भर्ती होने के लिए चले जाएंगे कि कोई बात नहीं है भाई, अपने देश के लिए हम देंगे कुर्बानी, है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दूसरे देश में लड़ाई हो रही है, आपको उसका साथ देना है, तो आपको भी गुस्सा आएगा, हमारा क्या मतलब है, हम क्यों मरे। और जिसमें क्या था, अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, एक तरह से दुश्मन, हमारे दोस्त थोड़ी ना थे जो हम उनका साथ देते। और अंग्रेज तो खुद हम पर शासन कर रहे थे, हम तो वैसे ही परेशान थे अंग्रेजों से, तो हम क्यों साथ देते। इसलिए गांव के जो लोग थे वो पहले से ही गुस्से में थे कि उनके लड़कों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाया जा रहा था, ठीक है। 1918 से 1919 में और 1920 से 1921 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। मतलब 2 साल ऐसा हुआ कि क्या हुआ, फसल खराब हो गई। कारण क्या रहे होंगे? कारण रहे होंगे कि ठीक से बारिश नहीं हुई होगी, क्योंकि जो खेती है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर होती है, वो नेचर पर निर्भर होती है। अगर ठीक से बारिश होगी, सही समय में बारिश होगी, तो जो पौधा है उस स्पीड से बढ़ेगा, उसमें दाना पड़ेगा फसल में,
फिर गेहूं के रूप में, मक्का के रूप में, चावल के रूप में मिलेगा हमको, ठीक है, फसल अच्छी होगी। अगर कई बार क्या होता है बारिश हिसाब से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है वो पूरे के पूरे पौधे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि बहुत हल्के पौधे होते हैं, ठीक है, चाहे मक्का की बात करें, गेहूं की बात करें, किसी भी फसल की बात करें, जो बहुत छोटे होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, अगर ओले पड़ जाते हैं तो पूरी की पूरी फसल बच जाती है। तो कोई कारण रहे होंगे जिनकी वजह से जो फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो गई, ठीक है। आज भी हमारे देश में जो कृषि है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है, बारिश वगैरह पर निर्भर है, नेचर पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है। और बहुत सारी सुविधाएं अभी भारत के किसानों को मिली हुई हैं, जैसे ट्यूबवेल है, नहर की पानी की सुविधा मिली हुई है। पहले ये सारी चीजें नहीं थी। अब अगर सूखा पड़ती है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उन फसलों को पानी लगा दिया जाता है ट्यूबवेल के द्वारा, इंजन से, नलकूपों से खींच कर या नहरों से लगा दिया जाता है। पहले ये सारी चीजें की सुविधा बहुत ज्यादा नहीं थी, तो क्या होता था फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी अगर टाइम पे बारिश ना हो, या फिर बिना टाइम पर ज्यादा बारिश हो जाए। बिना टाइम पे मतलब फसल तैयार हो गई और किसान काटने के लिए तैयार है और ओले पड़ गई, ठीक है, पूरी की पूरी मक्का बिछ गई, पूरी की पूरी गेहूं बिछ गए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह की। तो इस तरह की प्रॉब्लम 18 और 19-20 में ये 2-3 साल ऐसा रहा कि जब खाने की समस्या बढ़ रही थी। उसी समय एक और घटना हुई, फ्लू महामारी जैसी एक फ्लू फैल गया। जैसे अभी 2025 में कोरोना आया था ना, ठीक है, 2021 में जो कोरोना आया था, 2021 में जो कोरोना आया था, बिल्कुल वैसे ही 1921 में एक फ्लू फैला था, ठीक है, महामारी थी, ठीक है, इसी तरह से कोरोना की जैसे। और उसमें क्या हुआ था, उसमें लगभग 1.25 करोड़ लोग मारे गए, ठीक है, 120 से 130 लाख लोग, मतलब लगभग 1.25 करोड़ लोग मारे गए। जबकि अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में भारत सरकार ने अपने आंकड़े जारी करे हैं कि लगभग 5.5 लाख लोग मारे गए हैं, ठीक है। कितने लाख लोग मारे गए? 5.5 लाख लोग। यहाँ पर कितने मारे गए? 1.5 करोड़ लोग। अगर हम WHO की बात करें तो WHO बोल रहा है कि भारत में 5.5 करोड़ के लगभग नहीं मरे, 5 लाख लोग नहीं मरे। कितने लाख लोग मरे? 47 लाख लोग मरे। लेकिन यहाँ पर 1.25 करोड़ लोग मरे थे, ठीक है। और ये कब पता चला? जब जनगणना हुई तो बताते हैं ना कि भाई इन 2 से 3 सालों में इतने लोग मर गए, है ना। अब देखो 1921 की अगर हम बात करें कि 1921 में जनसंख्या कितनी थी, 1921 में जो जनसंख्या थी वो लगभग 25 करोड़ थी, ठीक है। 25 करोड़ में से कितने लोग मर गए? 1.25 करोड़। 25 करोड़ का इतनी कम जनसंख्या थी, मतलब 25 करोड़ थी कुल। अब 25 करोड़ में से भी कितने लोग मर गए? 25 करोड़ में से भी लगभग 1.25 करोड़ लोग मर गए, मतलब हर 25 में से एक व्यक्ति मर रहा था, ठीक है। 25 में से 24 में से एक व्यक्ति मर रहा था। अगर हम अब की बात करें तो लगभग 140 से 45 करोड़ लोग हैं। अभी जनगणना नहीं हुई है 15 साल से, तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। तो लगभग 140-145 करोड़ भारत की जनता है, और उसमें से केवल 5 लाख लोग मरे हैं भारत सरकार की अकॉर्डिंग। WHO के अकॉर्डिंग 47 लाख लोग मरे हैं, ठीक है। तो हम तो भारत सरकार की बात मानेंगे। भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी करे हैं, भारत सरकार ने सही आंकड़े जारी करे हैं। ये तो एक कयास लगा रहे हैं कि हाँ 47 लाख लोग मर गए होंगे, ठीक है। अगर आप इसको भी सच माने तो देखो जनसंख्या में कितना अंतर है। वो 25 करोड़ है, ये 140 करोड़ है, ठीक है। ये लगभग 6 गुना ज्यादा जनसंख्या है अब 1921 से, और लोग इतने कम मरे हैं। उसकी मेन वजह ये रही, महामारी ऐसी थी। देखो लगभग 100 साल बाद आई है महामारी 1921 से 2021 में। तो हर 100 साल में ऐसी कोई ना कोई महामारी आती है। भगवान जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कोई ना कोई आपदा दे देते हैं, ठीक है। इससे पहले भी ऐसा हुआ, 1821 के आसपास भी ऐसी कोई घटना हुई जिसमें पूरी दुनिया के लोग काफी संख्या में मारे गए, ठीक है। तो अब देखो, आप देख सकते हैं कि 2021 में इसके अकॉर्डिंग बहुत कम लोग मारे गए। उसकी मेन वजह क्या थी कि सरकार अच्छी तरह से लोगों को गाइड कर रही थी, ठीक है। ऊपर से हमारे देश में जो इलाज है वो बहुत सस्ता होता है। हम कह सकते हैं कि विश्व में के अगर सभी देशों का हम देखें तो हमारे देश में जो इलाज है वो बहुत ज्यादा सस्ता होता है। यूरोप में तो बहुत इलाज महंगा होता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी बहुत महंगा है। पाकिस्तान में तो खैर इलाज है ही नहीं। वहाँ के ज्यादातर लोगों का इलाज हमारे यहाँ बम्बई में होता है, गुजरात में होता है, ठीक है। तमिलनाडु में आते हैं वो लोग दिखाने के लिए। तो जो इलाज है हमारे यहाँ बहुत सस्ता है। उस समय भारत सरकार ने बहुत ज्यादा हेल्प करी, लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए फ्री में राशन बांटा, ठीक है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि सरकार ने लोगों को भूख से बचाने के लिए राशन बांटा। हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि उन्होंने हमें राशन दिया, गरीब लोगों को राशन दिया, हमें मतलब गरीब लोगों को राशन दिया, जिससे लोग भूख से न मर जाए,
है ना। और ऊपर से दवाई वगैरह की सुविधा फ्री में है, सरकारी हॉस्पिटल में तो सब कुछ फ्री है ना। ज्यादातर चीजें फ्री है, ना के बराबर खर्चा आता है अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। तो प्राइवेट में भी उतना महंगा नहीं है जितना बाकी के देशों में है। ऊपर से सरकार गाइडलाइन जारी कर रही थी, डेली टीवी में आ रहा था कि जो कोरोना के मरीज हैं वो क्या करें, वो इस दाल चावल ज्यादा खाएं, लिक्विड खाना खाएं, पैरासीटामोल खाएं, ठीक है, ये वाली गोली खाएं, ये करें, और हाथ बार बार धोएं, अगर बाहर जा रहे हैं तो हाथ धोएं, और हो सकता है तो आप नहा लो, ठीक है, कपड़ों को धूप में सुखाएं ताकि जो कोरोना के बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं। तो ये सारे चीजें कौन बता रहा था, हमें सरकार बता रही थी, हमें सरकार जागरूक कर रही थी, और लोग जागरूक भी हुए, उसकी वजह से ही इतनी कम मृत्यु हुई है लोगों की। नहीं तो बहुत बड़ी हमारी आबादी है, उसमें बहुत ज्यादा लोग मारे जाते, कम लोग इसलिए मारे गए हैं। वैसे आपको बुरा लग रहा होगा ये सुनने में कि आप ऐसे कैसे बोल रही हो, कोरोना में इतने कम लोग मारे, कम नहीं बहुत मारे गए। देखो बहुत मारे गए हैं, किसी का कोई ना कोई गया ही है कोरोना में, ठीक है। मेरे परिवार से भी 2 लोग गए हैं, ठीक है। एक तो मेरी नानी ही चली गई है, और एक और है जो मेरे परिवार की बहुत क्लोज थी, वो चले गए। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से महामारी थी, उस हिसाब से लोग बहुत कम गए। उसका मेन वजह ये थी कि सरकार लोगों की हेल्प कर रही थी, उनको जागरूक कर रही थी, उनको राशन दे रही थी, लॉकडाउन लगा रही थी। लॉकडाउन लगाने में सरकार का कोई फायदा नहीं है, सरकार की जीडीपी और माइनस में चली गई, ठीक है। सरकार को टोटल नुकसान था, लेकिन अपना नुकसान झेलकर अपने देश के नागरिकों को बचाना सरकार की प्राथमिकता रही, उसकी वजह से इतने कम लोग मारे गए, ठीक है। जिस हिसाब से महामारी थी उस हिसाब से लोग काफी संख्या में कम मारे गए, ठीक है। किसकी वजह से, सरकार की वजह से। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 1918 से में 1920 में 1921 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जब महामारी फैली, यहाँ पर जब सूखा पड़ी, फसल खराब हुई, तो अंग्रेजों ने टैक्स में कोई छूट नहीं दी, कोई खाने की व्यवस्था नहीं करी लोगों को। जब महामारी में लोग बेहिसाब मर रहे थे, तो ना इनको मेडिकल की सुविधा दी गई, ना इनको बताया गया कि आपको कैसे इस महामारी से बचना है, कुछ भी नहीं बताया, और लोग एक के बाद एक मरते रहे। लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं करी। तो लोग कहीं ना कहीं गुस्से में थे कि भाई सरकार चाहती तो हमारी मदद कर सकती थी, हमें इस बीमारी से बचा सकती थी, ठीक है। और ये बात सही भी है, ठीक है। मुझे भी कोरोना हुआ था, और उस समय बेड की इतनी भारी कमी थी। देखो ऐसी कोई पैसे की दिक्कत नहीं है मेरे साथ कि मैं एडमिट नहीं हो सकती थी, मैं एडमिट हो सकती थी, लेकिन जगह ही नहीं थी। अब हॉस्पिटल की एक लिमिट है कि 100 लोग भर्ती हो सकते हैं एक हॉस्पिटल में। अब डेली के 5-6 हजार लोग आ गए, तो हॉस्पिटल क्या करेंगे। महामारी का प्रकोप इतना बुरा था, और मेरे को ठीक होने में लगभग 20-25 दिन लग गए ठीक होने में, और कोई कहीं एडमिट नहीं हुई मैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल से मेरा इलाज नहीं चला। जो टीवी में जानकारी दी जा रही थी, जो फोन पर जानकारी दी जा रही थी, जो ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श फ्री था, ठीक है, उस समय कोरोना टाइम पे, तो वो सारी चीजों की वजह से मैं बच पाई, ठीक है। एक दिन तो मुझे भी लगा सुबह के 5 बजे कि जैसे मैं नहीं रहूंगी, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने बैठकर आपको पढ़ा रही हूँ। हो सकता है आप लोगों की दुआ है, या मेरे बच्चों की दुआ लगी कि मुझे कुछ ना हो, तो मैं बच पाई। तो उसकी सबसे मेन वजह ये थी कि सरकार बहुत ज्यादा जागरूक थी, यहाँ पर सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसके दिमाग में आया सत्याग्रह की बात, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सत्याग्रह का मतलब होता है अपनी सही बात को का सामने वाले के प्रति आग्रह करना, मतलब सामने वाले को बताना कि हमारी ये सही बात है और आप हम पर इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकते हो। सत्य, ठीक है, ये क्या है, सत्य और आग्रह, ठीक है। सत्य और आग्रह का मतलब हुआ सत्य के लिए आग्रह करना, सामने वाले को बताना कि सच क्या है, और आप हमारे ऊपर ऐसे शोषण नहीं कर सकते हो, आप हमसे इतना ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सत्याग्रह, या हम इसको आसान भाषा में आंदोलन भी बोल सकते हैं। और ये जो शब्द यूज किया गया, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे 1915 से पहले। 1915 में वो हमारे देश आए थे, ठीक है। 1915 से पहले वो कहाँ रह रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। और दक्षिण अफ्रीका में वो कौन थे, बैरिस्टर थे, ठीक है। एक पोस्ट होती है जो वकील होते हैं ना उनकी, ठीक है। तो वो अच्छे ऊंचे पद पर थे, वकालत उन्होंने कर रखी थी, LLB उन्होंने कर रखी थी, इंग्लैंड से उन्होंने पढ़ाई करी थी, और जॉब कहाँ चल रही थी, जॉब उनकी दक्षिण अफ्रीका में चल रही थी। और दक्षिण अफ्रीका में उन दोनों एक नस्ल भेद आंदोलन चल रहा था, ठीक है। नस्ल भेद का मतलब है कि नस्ल के आधार पर छुआछूत चल रही थी, ठीक है, भेदभाव चल रहा था, शोषण चल रहा था नस्ल के आधार पर। नस्ल के आधार या अश्वेत का मतलब क्या होता है, अश्वेत
श्वेत माने होता है सफेद, अश्वेत माने हो गया काला, ठीक है। तो जो लोग काले थे उनसे जो यूरोप के लोग थे वो घृणा करते थे। अब यूरोप के लोग तो बिल्कुल सफेद होते हैं, तुम लोग जो भी वीडियो मेरी देख रहे हो, तुम लोग यूरोप के लोगों के सामने काले हो, मैं भी काली हूँ, महात्मा गांधी भी काले थे, ठीक है। अब देखो ये पूरा की पूरा खेल है हमारी पृथ्वी का। पृथ्वी की जो अक्षांश है वो डिसाइड करते हैं कौन गोरा होगा कौन काला होगा। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ठीक है। ये कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये कौन सी हो गई, मकर रेखा हो गई। तो इस एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे काले होंगे। यूरोप के लोग कहाँ रह रहे थे, यहाँ रह रहे थे, ठीक है। यूरोप के लोग कहाँ रह रहे थे, यहाँ। तो वो लोग कैसे थे, गोरे, क्योंकि धूप वहां धूप का प्रभाव कम होता है, तो वो लोग कैसे होते हैं, गोरे। हम लोग थे काले। तो ये लोग जब शासन करने के लिए अफ्रीका गए, ठीक है, अफ्रीका की स्थिति लगभग ऐसी है मैप में, ठीक है, ये स्थिति है अफ्रीका की। जब ये लोग यहाँ शासन करने आए तो ये लोग काले थे। तो इन्होंने क्या कर रखा था अफ्रीका के लोगों के लिए, अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, यूरोप के लोगों ने क्या कर रखा था कि काले जो लोग हैं वो दफ्तरों में ऊंची पोस्ट पर नहीं होंगे, ठीक है। काले लोग नीचे नीचे जॉब करेंगे, नीचे नीचे मतलब स्वीपर की जॉब, सफाई कर्मचारी की जॉब, ऐसे करेंगे। बड़े पदों पर कोई भी काला व्यक्ति जॉब नहीं कर सकता। गोरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में काले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। काले बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो क्लास के बाहर खड़े रहेंगे, ठीक है। उनको क्लास में अंदर आने की अनुमति नहीं है, क्लास के बाहर उनकी चेयर लगाई जाएगी या फिर क्लास के बाहर वो बैठकर पढ़ेंगे। कुछ जगह ऐसा देखा गया कि उन्होंने कुछ थोड़ी सी रियायत करी कि आगे वाली बेंचों पर कौन बैठेंगे, गोरे बच्चे बैठेंगे। गोरे बच्चे मतलब यूरोप के लोगों के बच्चे पढ़ेंगे और पीछे काले बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर बहुत बड़ा भेदभाव चल रहा था और ये भेदभाव गांधी जी के साथ भी हुआ। गांधी जी एक बार ट्रेन में जा रहे थे, ठीक है, तो काले लोगों को सीट पर बैठने की अनुमति नहीं थी गोरों के सामने, ठीक है। अगर गोरे लोग हैं, यूरोप का कोई भी अंग्रेज है, तो उसके सामने आप सीट पर नहीं बैठ सकते, आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी अपनी सीट पर बैठे हुए थे ट्रेन में, और एक गोरा व्यक्ति आया, उसने बोला कि गांधी जी खड़े हो जाओ, ये सीट पर हम बैठेंगे। गांधी जी बोले क्यों भाई, हमने भी टिकट लिए, हमने भी पैसे दिए, हम बैठेंगे। तो उन्होंने कहा कि काले लोगों को बैठने की इजाजत नहीं है चेयर पर, और उन्होंने धक्का दे दिया गांधी जी को, ठीक है। और गांधी जी को इस चीज का बहुत फील हुआ कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ठीक है, तो गरीब लोगों के साथ कितना गंदा व्यवहार हो रहा है और अनपढ़ लोगों के साथ कितना गंदा व्यवहार हो रहा है। तो गांधी जी ने ऐसा ही एक आंदोलन चलाया दक्षिण अफ्रीका में और अंग्रेजों को झुकाया, मतलब वहां जो शासन कर रहे थे यूरोप के लोग, उनको झुकाया और उन्होंने सभी के लिए समानता के अधिकार की मांग की, ठीक है। उसी का एक दृश्य ये दिखाया गया है कि किस तरह से लोग एकजुट किए महात्मा गांधी जी ने और आंदोलन किया कि भाई ये भेदभाव नहीं चलेगा, जो सुविधा गोरे लोगों को मिल रही है वही काले लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आंदोलन में गांधी जी की जीत हुई। जब ये बात गोखले जी को पता चली, ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी जी के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महात्मा गांधी जी को लेटर लिखा और बोला कि आप भारत में आइए और भारत के लोगों को विदेशी शोषण से मुक्ति दिलाइए, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ भी तो अंग्रेज इतनी गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, भाई तुम यहाँ आओ और अपने लोगों के लिए आंदोलन करो और लोगों को इन सारी चीजों से छुटकारा दिलाओ। तो उनके आग्रह पर, उनके कहने पर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, ठीक है। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेद सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। इस पद्धति में वे सत्याग्रह, इस पद्धति को वो क्या कहते थे, सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह के विचार में सही सत्य की शक्ति पर आग्रह है, ठीक है। वही शब्द का मैंने यूज किया ना, सत्य और आग्रह, ठीक है, संधि विच्छेद करके इन्होंने अलग अलग बता दिया। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यानी कि आपके साथ सच में ही शोषण हो रहा है, आपके साथ सच में ही जाति हो रही है, आपके साथ सच में ही अन्याय हो रहा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको मारपीट नहीं करनी है, आपको उसके साथ लट्ठूपाटी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि उसको खून खराबा कर दो, उसको मारपीट करो कि तुम हमारे साथ ऐसे गलत नहीं कर सकते हो, उनको ले जाके उनको ठोक ठाक दो, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो आपको अहिंसा का मार्ग अपनाना है, आपको सत्य का मार्ग अपनाना है और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सामने वाले के सामने रखनी है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, सत्याग्रह का क्या मतलब है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना। जैसे हमारे भारत में भी आपने सुना होगा कई जगह आंदोलन होते हैं। ये जो परंपरा चली आ रही है ये कहीं ना कहीं किससे प्रेरित है, ये कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रेरित है,
कि कुछ भी अगर सरकार गलत कानून बनाती है या जनता की बात नहीं सुनती है तो जनता क्या करती है कि अपने हाथ में तख्तियां ले लेती है, ठीक है, एक बैनर वगैरह ले लेते हैं और वो क्या करते हैं उसको दिखाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालते हुए जाते हैं या फिर किसी एक विशेष क्षेत्र पर जुड़ते हैं और नारेबाजी करते हैं सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ, ठीक है, कोई मारपीट नहीं करते हैं, है ना। और हमारे देश में ऐसा आज भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में हुआ है, ठीक है, कृषि कानून हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार के खिलाफ लोगों ने आंदोलन छेड़ा है, अनशन पर बैठे हैं, ठीक है, भूख हड़ताल करी है, ये भी इसका ही पार्ट है सत्याग्रह का ही, और उनको कामयाबी भी मिली है, ऐसा नहीं है नहीं मिली है, कामयाबी मिली है। जैसे आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग हुआ था, तो वो भी क्या था, एक आंदोलन था और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करा गया था, आंध्र प्रदेश के लोगों ने करा था और बाद में बड़ी सफलता मिली कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही, सत्याग्रही मतलब जिसका शोषण हो रहा है, केवल अहिंसा यानी कि बिना मारपीट के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना और झिंझोड़ना चाहिए। कैसे चाहिए कि सत्य के द्वारा, यानी कि शांति से अपनी बात को रखो शत्रु के सामने, ताकि उसका जो अंदर आत्मा है, उसका जो मन है, वो आपकी बात को मानने के लिए राजी हो जाए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनका ये मानना था कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम सही हो तो दूसरे लोगों को मार पीट के ये समझाओगे कि हम सही हैं, हमारी बात मानो, ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो सही है, ऐसा नहीं। सत्य को लोगों को मार पीट के या हिंसा के जरिए विवश नहीं करना है, जबकि उनको सत्य का महत्व समझाना है ताकि वो सही आचरण करें, सही चीज को अपनाएं। जैसे सरकार कोई कानून बनाती है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे एनआरसी का कानून आया और यूनिफॉर्म का कानून आया कि भाई सब लोग एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे स्कूल में, ऐसा नहीं है कोई टीका लगा के आ रहा है, कोई कुछ सर पर कोई चीज पहन के आ रहा है, कोई अलग अलग मतलब अपने धार्मिक यूनिफॉर्म के हिसाब से आ रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो बहुत सारे नियम आए, विरोध हुए, सरकार ने समझाने की कोशिश करी और सरकार कई सारी चीजों में सफल हुई, ठीक है। लोगों ने भी समझा कि हाँ भाई सरकार सही कह रही है, हम इस चीज को गलत तरीके से ले रहे हैं। तो गांधी जी का यही मतलब था कि दोनों लोग, सरकार भी और जो सत्ता में लोग हैं वो भी, उन सबको क्या करना चाहिए, आपस में तालमेल बिठाकर एक दूसरे की बात को स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि अगर हम ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और क्या होगा, हमारा जो आंदोलन है वो कामयाब होगा और अंग्रेज यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, यानी कि भारत आए जब 1915 में गांधी जी, तो पहले उन्होंने पूरे इसका दौरा किया भारत का, भारत में घूमे फिरे। 1916 में एक घटना हुई, ठीक है, यहाँ पर 1917 लिखा हुआ है लेकिन ये जो घटना है ये 1916 की घटना है। 1916 में क्या हुआ, बिहार के चंपारण इलाके में उन्होंने दौरा किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बिहार के चंपारण जिले में उन्होंने दौरा किया और बिहार के चंपारण में लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही थी तिनकठिया की। तिनकठिया का मतलब है कि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, 1 बीघा जमीन को, ठीक है, जैसे मान लो ये 1 बीघा जमीन है, इसको 20 हिस्सों में बांट रखा था, ठीक है, इस तरह से 20 हिस्सों में बांट रखा था और 3 हिस्सों पर उनको नील की खेती करनी होती थी, ठीक है। ये कहाँ चल रहा था, ये चल रहा था चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार के चंपारण में ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या था कि, हाँ सॉरी मेरे को गलत याद है, 16 में तो उन्होंने पूरे उसका भ्रमण किया था पूरे भारत का, 17 में ये आंदोलन हुआ बिहार में। और ये जो तीसरे हिस्से की बात मैंने कही, तो तीसरे हिस्से पर क्या करना होता था, नील की खेती करनी होती थी, ठीक है। किसकी खेती करनी होती थी, नील की। और नील की खेती किसान नहीं करना चाहते थे, उसकी मेन वजह ये थी कि नील की खेती के लिए अच्छी जमीन की आवश्यकता होती है, अच्छी जमीन पर खेती होती है। और दूसरी बात यह है कि नील की खेती के बाद जो खेत होता है वो खराब हो जाता है, अन्य फसल उस पर नहीं हो पाती है अच्छे से, ठीक है। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब इस खेत पर नहीं हो पाएंगे जिस पर नील उगाया गया है, क्योंकि नील क्या करता है, जो मिट्टी होती है उसकी सारे पोषक तत्वों को खींच लेता है। और अंग्रेज नील की खेती क्यों करवा रहे थे, क्योंकि नील की बहुत भारी डिमांड थी। कहाँ, इंग्लैंड में, यूरोप में,
ठीक है, तो यूरोप के लोगों को नील चाहिए था, तो भारत क्या कर रहे थे, इंग्लैंड के लोग क्या कर रहे थे, भारत में नील उगा रहे थे, उस नील को बेच रहे थे यूरोप में, मुनाफा खुद कमा रहे थे। इसमें किसानों को पूरी तरह से नुकसान था, क्योंकि बीज भी अंग्रेजों से खरीदना पड़ रहा था, खाद के पैसे भी अंग्रेजों से, सारी चीजें अंग्रेजों से, और बाद में फसल भी अंग्रेजों को बेचनी पड़ रही थी। तो वो पूरा हिसाब लगा के कभी भी किसान को फायदा होने नहीं देते थे, और ऋण पर ऋण देते रहते थे। जैसे बोने के लिए ऋण दे दिया, जोतने के लिए ऋण दे दिया, ऋण का मतलब है लोन दे दिया, ठीक है, और मान लो पूरी साल उन्होंने 20 रुपए का लोन दिया इतने से खेत में नील उगाने के लिए, ठीक है, बीज के, खाद या जुताई, हर चीज के लिए। बाद में जब नील बिका तो वो कितने रुपए का लेते थे, 18 रुपए का उन्होंने नील लिया, तो सीधा सीधा 2 रुपए का नुकसान हो गया किसान को। तो किसान के सर से कभी भी कर्ज का जो बोझ है वो उठ ही नहीं पाता था, ठीक है, और उनकी जो मेहनत थी पूरी साल की, जो नील की खेती करने में मेहनत लगती थी, वो उनकी बेचारे की अलग थी, ठीक है। तो वो बेचारे हमेशा दुखी रहते थे, इसलिए उन्होंने बिहार के चंपारण में गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ने आंदोलन चलाया, गांधी जी ने बहुत शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखी कि भाई आप ऐसे किसी भी किसान के साथ नहीं कर सकते हो, किसान की मर्जी अपनी है कि वो अपनी जमीन पर नील उगाए, कुछ और उगाए, गेहूं उगाए, मक्का उगाए, जो उसका मन करेगा वो उगाएगा, ठीक है। आप ऐसे उसको बाध्य नहीं कर सकते हो कि आपको नील ही उगाना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में जीत किसकी हुई, गांधी जी की हुई, उन किसानों की हुई, और ये 3 कठिया जो पद्धति है, जो व्यवस्था थी, ये खत्म हो गई। नेक्स्ट क्या हुआ, जब लोगों को पता चला कि भाई ये चंपारण में गांधी जी ने जीत दिलाई, तो 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद करने के लिए एक और सत्याग्रह का आयोजन हुआ। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि 1917 में फसल खराब हो गई थी और प्लेग की बीमारी फैल रही थी। प्लेग किससे फैलता है, चूहों से, ठीक है, चूहों की वजह से प्लेग फैलता है, और अगर किसी आदमी को प्लेग हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे वहां पर गुजरात में, और सरकार कुछ नहीं कर रही थी, यानी कि अंग्रेज उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। तो जो किसान थे वो ये चाहते थे कि भाई इस साल हमारी खेतों में बहुत ज्यादा अनाज नहीं हुआ है, हमें क्या लगान में थोड़ी सी छूट मिल जानी चाहिए, यानी कि हमसे बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, हमें टैक्स में कुछ छूट मिल जाए तो सही रहेगा, क्योंकि फैमिली के कोई ना कोई लोग बीमार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो खेत में वैसे भी काम नहीं हो पा रहा, फसल खराब हो जा रही है, तो हमें थोड़ी सी टैक्स में छूट मिल जाए। वे चाहते थे कि लगान वसूल में ढील दी जाए, ठीक है। तो बाद में ये जो आंदोलन है ये सफल रहा, और गांधी जी की इसमें जीत रही, और उन किसानों को लगान में छूट मिल गई, ठीक है। जब ये दोनों घटना अहमदाबाद के लोगों तक पहुंची तो अहमदाबाद के लोग भी बहुत परेशान थे। ये घटना जो है वो 1918 की, देखो ये मैंने सारी डेट याद करवा रखी है, मैंने जो अभी आपको बताया था कि अगर अभी तक आपने मेरी वो पूरी चैप्टर की जो मैंने कहानी सुनाई है उसमें आपको एक एक डेट बहुत डिटेल में याद कराई है, अगर आपने नहीं देखी है तो 1 घंटे की वीडियो है वो, बस आप पहले उसे देखना, ठीक है, आपको ये सारी डेट याद हो जाएंगी। तो 1918 में गांधी जी को अहमदाबाद बुलाया गया, कारण क्या था कि जो सूती कपड़ा मिल में जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी मजदूरी बहुत लंबे समय से बढ़ी नहीं थी, महंगाई बढ़ रही थी हर साल, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। मतलब मान लो महीने के 200 रुपए, पहले 10 साल पहले भी 200 मिल रहे थे, आज भी 200 मिल रहे हैं। अब पहले तो 200 रुपए में काम चल जाता था, अब 200 में काम नहीं चल रहा, क्योंकि आटा दाल सब महंगा हो गया, किसकी वजह से, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से। तो वहां पर एक आंदोलन चल रहा था, और जो मिल का मालिक था उसने जो दिवाली पर बोनस दिया था उसे भी वो वापस लेने की बात कर रहा था, ठीक है। तो वहां पर आंदोलन चल रहा था, मजदूर चला रहे थे। जब गांधी जी गए तो गांधी जी ने आंदोलन में इन लोगों का साथ दिया, इन लोगों का नेतृत्व किया, और लास्ट में जीत किसकी हुई, गांधी जी की हुई। और वहां पर जो कपड़ा मिल था कि जो मालिक थे वो उनको झुकना पड़ा, और 20% उन मजदूरों की जो वेतन था उसमें बढ़ा दिया गया, और वेतन और वो जो बोनस दिया था दिवाली पर वो भी उन्होंने वापस नहीं दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज अंग्रेज देख रहे थे कि भैया ये तो अब लोग खतरनाक होने लगे हैं, ये तो अपनी बात बनवा लेते हैं कैसे भी करके, सत्याग्रह करके, आंदोलन करके, तो ऐसा कुछ करो कि ये लोग आंदोलन ही ना कर पाए, ये लोग एकजुट ही ना हो पाए, ठीक है, आंदोलन ना कर पाए। अगर ये आंदोलन करेंगे तो हमें इनकी बात माननी पड़ती है, तो इनको अगर हम आंदोलन ही ना करने दें, अगर हम इनको एकजुट ही ना होने दें तो क्या होगा, तो ये आंदोलन नहीं कर पाएंगे, हमें इनकी बात नहीं माननी पड़ेगी, शासन मस्त करेंगे आराम से, ठीक है। तो ये चाल चली उन्होंने, अंग्रेजों ने। और 1919 में, ठीक है, देखो बिल्कुल सीरियल से लगा हुआ है, 15 में गांधी जी आए, 16 में उन्होंने पूरा भारत देखा, 17 में बिहार के चंपारण में एक आंदोलन करा, फिर 1917 में खेड़ा जिले में एक और आंदोलन करा, फिर 18 में अहमदाबाद गुजरात में आंदोलन करा, ठीक है। फिर 19 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि लोग आंदोलन ना कर पाए किसी भी तरीके से, ठीक है, जो भी आंदोलन करने की सोचे उसको पुलिस चुपचाप उठा के ले जाएगी,
2 साल तक उसको जेल में रखेगी। अगर लगेगा कि हाँ ये दोषी है तो आगे उसको सजा सुनाई जाएगी, और लगेगा कि हाँ भाई इसने गलती नहीं करी, ये निर्दोष है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जरा भी किसी भी व्यक्ति पर शक होगा, सिपाहियों को, ठीक है, पुलिस को, तो वो उसको उठा लेगी। तो सीधे सीधे क्या था कि जो लोग भी आंदोलन करना चाह रहे हैं, जो लोग भी आंदोलन करने की सोचे, उन सबको उठा लो। ठीक है, तो ये जो कानून था इसका बहुत बड़ी मात्रा में बहिष्कार हुआ भारत में। इसको शैतान की करतूत भी बोला गया, इसको काला कानून भी बोला गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके बारे में बोला है, क्योंकि ये एकदम सरासर गलत बात है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं है, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, और सरकार क्या कर रही थी, उसको जेल में बंद कर रही थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ, ठीक है, ये इस एक्ट का नाम है रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे नेशनल लेवल पर सभी लोगों से बोल दिया कि सब लोग साथ आ जाओ और इस एक्ट का विरोध करो। ठीक है, आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में पास कर दिया। ठीक है, पारित कर दिया। मतलब जो नियम बनाती थी, जो कानून बनाती थी, जो लेजिस्लेटिव, ठीक है, जैसे संसद वगैरह में कानून बनते हैं, विधायिका में कानून बनते हैं, उसी तरह से जो उस समय इंग्लैंड में कानून बनते थे वो कौन बनाता था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती थी। ठीक है, तो उसमें ये पास हो गया लोगों के इतने ज्यादा विरोध के बाद भी। ठीक है, इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। ठीक है, महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक मतलब बिना मारपीट किए शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक ढंग से नागरिक अभिज्ञा चाहते थे। ठीक है, यानी कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे और बिल्कुल हम शांति से ये बात बोल रहे हैं। इसी के लिए गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल को हड़ताल करना शुरू कर दिया। ठीक है, विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप कामगार हड़ताल पर चले गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हड़ताल करी, जिसमें रेलवे के अधिकारी थे, रेलवे के लोग थे, और बहुत सारे जो ऑफिसों में काम करते थे उन सब ने हड़ताल करी। दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत होकर अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन किया। राष्ट्रवादी यानी कि जो क्रांति कर रहे थे, क्रांति मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी ना, उन्हीं को क्या बोला गया है, राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी किसको बोला गया है, जो आंदोलन कर रहे थे, जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको बोला गया है राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। ठीक है, किसने कर दिया, अंग्रेजों ने। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया, यानी कि जेल में डाल दिया गया। पहले से ही प्लानिंग थी कि जो भी आंदोलन करेगा उसको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो अमृतसर में ऐसे ही एक आंदोलन चल रहा था, उनको क्या करा, जेल में डाल दिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी कि गांधी जी दिल्ली तक आंदोलन की टोली लेकर नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं करेंगे तो इनको पहले से पहले ही रोको, दिल्ली में आने से पहले ही रोको। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। यानी कि 10 अप्रैल की ये घटना है, एक रैली शांतिपूर्ण तरीके से जा रही थी, ठीक है, विरोध कर रही थी रॉलेट एक्ट का, और पुलिस ने क्या किया, इन पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। और जब ये सारी चीजें होने लगी तो मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब है, और ये जो मार्शल लॉ है इसकी कमान किसने संभाली, जनरल डायर ने। बाद में इसको किसने मारा, आप कमेंट बॉक्स में बताना, जनरल डायर को। ठीक है, उनको बाद में फांसी भी हुई थी। मैं हिंट के तौर पे आपको बता रही हूँ, जिसने जनरल डायर को मारा था वो बाद में उनको फांसी भी हुई थी। ठीक है, तो जनरल डायर को इसकी कमान संभाली मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ क्या है, मार्शल लॉ है कि अगर ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र में दंगा होने वाला है तो वहां पर पुलिस पूरी तरह से तैनात हो जाती है। धारा 356 वहां पर लग जाती है। ठीक है, कौन सी धारा लग जाती है, 356, और वहां पर पूरी पुलिस पहुंच जाएगी। किसी भी 2-3 व्यक्तियों को बात करने की आजादी नहीं होगी। लोग आपस में बात नहीं करेंगे, उठेंगे बैठेंगे नहीं, किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई रैली नहीं निकालेंगे। मतलब सब लोगों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया जाएगा ताकि लोग बाहर ना निकले, इकट्ठे ना हो, लड़ाई दंगा ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्शल लॉ। आप समझ गए ना। तो ये मार्शल लॉ उस टाइम पे क्यों लगाया गया था, ताकि लोग आंदोलन ना कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मार्शल लॉ लगा हुआ, आप कोई रैली नहीं निकालेगा, कोई आंदोलन नहीं करेगा, 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, अगर इकट्ठा होंगे तो हम क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, 13 अप्रैल
का दिन था और एक बहुत ही दुखद घटना हुई 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल जो है वो पंजाबियों का त्योहार मनाया जाता है बैसाखी का, ठीक है। तो वो ये कहाँ बनाया जा रहा था, पंजाब के अमृतसर शहर में बनाया जा रहा था, और जहां बनाया जा रहा था वहां के स्थानीय लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, धारा 356 लगी हुई है। क्योंकि पहले न्यूज़पेपर वगैरह बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीदते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, टीवी था नहीं, रेडियो कुछ पैसे वाले लोगों के पास होता था, सबके पास वो नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ क्या लगा हुआ है, धारा 356 लगी हुई है, ठीक है। ज्यादातर लोगों को वहां पर नहीं पता था, और लोग क्या करने गए थे वहां 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में अपना उत्सव बनाने गए थे, अपना त्योहार बनाने गए थे। कौन सा, बैसाखी का, ठीक है। और उस बाग का नाम जलियांवाला क्यों था, क्योंकि वो एक जलिया नाम के व्यक्ति का बाग था, ठीक है, इसलिए उस बाग का नाम क्या पड़ गया, जलियांवाला, ठीक है, मतलब जलियांवाला बाग, उस व्यक्ति का नाम था जलिया, ठीक है। अब ये हुआ क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाले बाग के मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए प्रकट हुए थे। यानी कि कुछ लोग तो इसलिए भी गए थे उस मेले में कि लोगों को समझाएंगे कि ये रॉलेट एक्ट आया है, ऐसे ऐसे हमारे खिलाफ साजिश रच रही है ये जो अंग्रेज है, तो इससे बचाव के लिए आप अपने आप को तैयार रखो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, काफी लोग तो सरकार द्वारा कानून लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, ठीक है, ये जो बाग था ये क्या था, चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण यहाँ लोगों को यह पता ही नहीं था कि इस इलाके में क्या हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी कि धारा 356 लगी हुई है। जनरल डायर ने क्या किया, अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन पर गोली बरसा दो, और उसने उन सिपाहियों ने धुआंधार गोली चलाना शुरू कर दिया उन निहत्थे निर्मम लोगों के ऊपर, ठीक है। उनका कोई दोष नहीं था, वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस अपना त्योहार बना रहे थे, और उन लोगों पर गोली चला दी। किसने, जनरल डायर ने चलवा दी अपने सिपाहियों से कहकर। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में बताया गया कि यह सत्याग्रही के जहन में दहशत और विस्मय के भाव को पैदा करने के लिए एक नैतिक और प्रभावपूर्ण तरीका था। मतलब जब बाद में इसकी जांच हुई, जलियांवाले हत्याकांड की जब जांच हुई, ठीक है, जब जलियांवाले हत्याकांड की जब जांच हुई तो उसमें जनरल डायर ने अपनी सफाई दी और उसने बोला कि मैं तो बस क्या कर रहा था, मैं तो लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि लोग मेरे खिलाफ कुछ जो अंग्रेजी सरकार है उसके खिलाफ कुछ भी गलत काम ना करें, कुछ भी आंदोलन ना करें, कुछ भी ये सब चीजें ना करें, ठीक है। इसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग 2,000 लोग, 2-3 हजार लोग मरे होंगे, ऐसा वहां के लोगों ने बताया, जो लोग उस समय जलियांवाले बाग में थे, ठीक है। एक चीज मैंने ये भी सुनी कि वहां पर जलियांवाले बाग में एक कुआं था, ठीक है। जब निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई तो लोग क्या करने लगे, इस कुएं में गिरने लगे, ठीक है। बाद में उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई, क्योंकि कुएं छलांग लगाने से पहले वो देख ही नहीं पा रहे थे कि इसमें कितने लोग गिरे हुए हैं, क्या है। तो एक के बाद एक लोग गिरते रहे इसमें, और जो कुआं है वो ऊपर तक फुल हो गया, ठीक है, लोगों की मृतक शरीर से, शहीद लोगों की डेड बॉडी से, ठीक है। ये कुआं पूरी तरह से पूरा भर गया था। ये घटना इतनी दुखद है कि मेरे बात करते में भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उन लोगों की क्या गलती थी, और अंग्रेज सरकार ने इतनी बुरी तरह से दमन किया। और आज की जो सरकार है, आज की जो यूरोप के लोग हैं, वो बात करते हैं ह्यूमन राइट की, वो बात करते हैं मानवता की। क्या ये मानवता थी? आप बताओ, ये मानवता थी कि वो बिल्कुल अपना त्योहार बना रहे हैं और उन पर गोली चला दी, ठीक। कितनी बहनों के सुहाग गुजार दिया, उनका सिंदूर छीन लिया, क्या गलती थी? कितने सारे बच्चों के पिता छिन गए, क्या गलती थी उनकी? कोई गलती नहीं थी। और बाद में इनका कुछ भी नहीं हुआ अंग्रेजों का, ठीक है। जांच कमेटी बैठाई गई, सारी चीजें हुई, महात्मा गांधी ने बहुत जोर लगाया, नेहरू जी ने बहुत जोर लगाया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार के उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इन निर्मम लोगों की हत्या की है। बाद में कुछ भी नहीं हुआ। उसने जो जनरल डायर था उसने सफाई पेश कर दी, लेकिन क्रांतिकारियों के दिमाग में जनरल डायर चढ़ गया था और बाद में जनरल डायर की हत्या करी गई, उसको भी ऐसे ही गोली से उड़ाया गया था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी और लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, यानी कि पुलिस की और लोगों की झड़प होना आम बात हो गई, ठीक है। सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे लोग। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया, मतलब जो भी लोग
सरकार को नुकसान पहुंचा रहे थे या अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, तो सरकार क्या कर रही थी, उनको उठा के बंद कर दे रही थी, किसमें, जेल में। सरकार लोगों को अपमानित कर रही थी और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रही मतलब जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, सड़क पर घसीट कर चलने के लिए, यानी कि घुटने के बल चलो, ऐसा करने के लिए कहा जाता था। सारे साहबों को सलामी ठोको, ठीक है, सलाम ठोकने के लिए बोला जाता था। और मतलब जितनी भी वो इंसल्ट कर सकते थे आंदोलनकारियों की, वो उतनी इंसल्ट करते थे, ठीक है, उन्होंने की। लोगों को कोड़े मारे गए, ठीक है, बीच चौराहे पर लोगों की पिटाई की जाती थी ताकि बाकी के लोग डर जाएं और आंदोलन ना करें। गांव पर बम बरसाए गए, जो गांव थे, कुछ गांव थे जिनमें आंदोलनकारी लोग रह रहे थे, उन पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया। कौन सा आंदोलन वापस ले लिया, रॉलेट एक्ट वाला, ठीक है, कि भाई जो तुम्हें करना है अंग्रेजों कर लो, हम आंदोलन वापस ले रहे हैं और ये मारा पीटी बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, भले ही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहर और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत, कस्बे का मतलब है छोटे शहर, महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार और आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहते थे और कह रहे थे कि सारे लोग साथ मिलकर आ जाओ और अंग्रेजों को मजा चखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से नजदीकी बनाए रखना चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि देश तो भाई दोनों का ही है, ठीक है, हिंदुओं का भी है, मुस्लिम का भी है। तो वो क्या चाह रहे थे कि सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि मौका भी मिल गया इनको, महात्मा गांधी जी को, कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, ठीक है, और दूसरी साइड वाले लोग हार गए थे। मित्र राष्ट्रों में अंग्रेज भी थे, तो जो लोग हार गए थे उसमें उन पर संधि थोपी गई, ठीक है। उसमें से ही एक साम्राज्य था ओटोमन साम्राज्य। ये मेनली जो साम्राज्य चल रहा था, ये इस्लाम धर्म के लोगों से रिलेटेड था, मतलब इस्लाम धर्म के लोग थे यहाँ ओटोमन साम्राज्य में। मैंने पढ़ाया भी था आपको पिछले चैप्टर में। ये भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, अरब कंट्रीज जो हैं, जो आज का तुर्की है वो, ठीक है, जो आज का ओमान है वो, ये सब ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और यहाँ पर एक शासन चलता था खलीफा का, ठीक है, कहाँ, तुर्की में, जिसको आजकल हम टर्की बोलते हैं, ठीक है। तुर्की में खलीफा का शासन चलता था और खलीफा कौन था, एक तरह से आध्यात्मिक नेता था, ठीक है। तो जब 1914 में संधि हुई, ठीक है, जब 1914 में संधि हुई तो जो लोग हारे उन पर संधि को थोपा गया, अपनी बात मनवाई, जो लोग जीत गए, ठीक है, जो खेमा जीता उन्होंने अपनी बात मनवाई और उन्होंने क्या किया, खलीफा के कुछ अधिकार छीन लिए, ठीक है। अब जब बाकी के मुस्लिम लोगों को पता चला जो अन्य अन्य देशों में रह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी और यहीं से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है। खिलाफत आंदोलन हमारे देश के लिए नहीं था, खिलाफत आंदोलन था तुर्की के खलीफा के लिए, ठीक है, क्योंकि तुर्की के खलीफा की शक्ति सीमित कर दी थी, उनकी शक्तियां छीन ली थी अंग्रेजों ने, ठीक है। आगे आपको समझ में 1918 में 1918 या 1919 के लगभग में किसकी संधि हुई थी, वर्साई की संधि हुई थी, ठीक है, जर्मनी में। तो जो लोग हार गए थे, जर्मनी भी हारा था, जो लोग हार गए थे उन पर उनकी सजा के रूप में उनसे बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए थे, उनके बहुत सारे खनिज छीन लिए गए थे। जर्मनी को भी सजा मिली थी, ऑटोमन साम्राज्य को भी सजा मिली थी। तो इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी भारत में। भारत के जो मुसलमान थे, न केवल भारत के, जितने भी देश हैं दुनिया में जहां जहां मुसलमान रह रहे हैं, वो कह रहे थे कि आप खलीफा की शक्तियों को नहीं छीन सकते हो, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे वो, ठीक है। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया। किसने किया, मुसलमानों ने, जो भारत में रह रहे थे। उसमें जो मेन थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। बंधुओं के साथ कई युवा मुसलमान नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशी, यानी कि उन्होंने आंदोलन स्टार्ट करा। के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा की, क्योंकि महात्मा गांधी क्या हो गए थे, स्पेशलिस्ट हो गए थे किसके, आंदोलन के। तो जो भी आंदोलन से रिलेटेड चर्चा होती थी वो सब लोग किससे करते थे, महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी से उन्होंने चर्चा करी, मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने। महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है, हम आपका सपोर्ट करेंगे खिलाफत आंदोलन में, यानी कि हिंदू आपका साथ देंगे खिलाफत आंदोलन में और आप हमारा साथ देना बाकी के आंदोलन में, ठीक है। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी किया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जानी चाहिए। अब देखो ये क्या था, मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि अधिवेशन क्या था। देखो 1885 में अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई भारत पे हमें शासन करना है, तो इस पर शासन करने के लिए
हमें भारतीय लोगों से कुछ कुछ राय लेनी चाहिए ताकि हम जान पाए कि भारतीय लोगों का शासन कैसे करना है। तो उन्होंने 1885 में कांग्रेस का गठन किया। ठीक है, कांग्रेस का गठन इसलिए किया था कि भारत में क्या चल रहा है, भारत पर कैसे शासन करना है, इसके लिए आप हमें सुझाव देना और हम अच्छे से शासन करेंगे। और इस कांग्रेस में जितने भी नेता थे वो सारे कौन थे? भारतीय थे। अब बनाया तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए था, लेकिन पड़ गया उल्टा। उल्टा क्या पड़ गया कि अंग्रेजों का साथ ना देकर इन कांग्रेस के नेताओं ने किसका साथ दिया? भारत का। ठीक है, बहुत सारे नेता थे कांग्रेस के इसमें, बहुत सारे नेता थे भारत के कांग्रेस में, और इन्होंने भारतीयों का साथ दिया। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू किया। बाद में अंग्रेज बहुत पछताए होंगे कि भाई हमने तो बेकार ये संगठन बनाया, कांग्रेस बनाई भारत में, और ये तो हमने तो बनाया था अपनी सहूलियत के लिए कि हम अच्छे से शासन करेंगे, उल्टा हमारे ही पीछे पड़ गए ये लोग। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस की स्थापना करी थी, ये इसमें मेन भूमिका किसकी थी? अंग्रेजों की थी। A.O. ह्यूम की थी मेन भूमिका। ठीक है, उसने उसका ये सुझाव था कि भाई ऐसे ऐसे स्थापना कर देते हैं और उसमें ये लोग हेल्प करेंगे, लेकिन पड़ गया उल्टा। तो इसमें क्या होता था? साल में एक बार एक मीटिंग होती थी। ठीक है, उसमें ये तय किया जाता था कि हम अंग्रेज हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं और हमें ये कार्रवाई करनी है। तो साल में एक बार मीटिंग होती थी। ठीक है, लेकिन 1920 में ये जो मीटिंग थी ये 2 बार हुई। क्या कारण था 2 बार होने का? पहला कारण था, देखो ये जो कांग्रेस की साल में एक बार जो मीटिंग हो रही थी, मतलब पूरे देश में कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो आते थे मीटिंग में और प्रस्ताव जो है वो पास होते थे। ठीक है, इसी मीटिंग को क्या बोलते थे? अधिवेशन बोलते थे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना अधिवेशन क्या था? अधिवेशन ये था। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे। ठीक है, सितंबर में उन्होंने कहा कि ये जो खिलाफत आंदोलन का हम समर्थन करेंगे और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन के लिए भी लोगों को राजी किया कि हमें क्या करना चाहिए? असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। ठीक है, ये प्रस्ताव का रखा गया, सितंबर में रखा गया। ठीक है, और प्रस्ताव में मेनली क्या बात थी? असहयोग आंदोलन क्या था उसको भी आप जान लो। असहयोग आंदोलन का मतलब था कि गांधी जी का यह मानना था कि अंग्रेज हम पर शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। अगर हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे तो अंग्रेज हम पर शासन नहीं कर पाएंगे। साथ देने से मतलब है कि अंग्रेजों के बनाए हुए कॉलेज में मत पढ़ने जाओ, अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल में मत पढ़ने जाओ, अंग्रेजों के यहाँ टीचिंग मत करो, मतलब जो टीचर है वो पढ़ाने ना जाए, जो लोग हैं वो दफ्तर में ना जाए, जो रेलवे में काम करते हैं कर्मचारी वो ना जाए, जो लोग वकालत कर रहे हैं वो वकालत छोड़ दें। तो उनका मानना यह था कि जब हम अंग्रेजों का बहिष्कार करने लगेंगे तो अंग्रेज डर के भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रस्ताव कब पास हुआ? ये हुआ था सितंबर 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग ही क्यों, मतलब आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन ही क्यों रखा, क्या कारण थे उसके? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में जो 1909 में प्रकाशित हुई थी, जो महात्मा गांधी जी की थी, उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के साथ ही स्थापित हो रखा है। मतलब गांधी जी का ये कहना था कि लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, इसलिए वहां पर शासन कर रहे हैं। अंग्रेज अगर वो उनको सहयोग नहीं करेंगे, अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो वो शासन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों की जो भी संस्था है, जो भी चीजें हैं, उनमें जॉब भी मत करो, उनमें जाओ ही मत, 1-2 साल में ही अंग्रेज भाग लेंगे। ठीक है, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज माने स्वतंत्र हो जाएगा भारत। ठीक है, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन गया? ठीक है, असहयोग का जो विचार था वो आंदोलन के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ वो हम देखते हैं। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पदवियों को लौटाना होगा, यानी कि अंग्रेज जो भारतीय लोग थे उनसे खुश होकर उनको अवार्ड देते थे। ठीक है, ट्रॉफी देते थे। जैसे अभी हमारे भारत में चलता है ना पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार, ये सारे जो अवार्ड मिलते हैं, या भारत रत्न, तो इस तरह की कुछ उपाधियां उस समय अंग्रेज सरकार देती थी। गांधी जी को भी मिली हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी, सॉरी राजीव गांधी जी को भी मिली हुई थी। ओ क्या हो गया मेरे दिमाग को, क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर को, गांधी जी को, जमनालाल बजाज जी को, इन सबको उपाधियां मिली हुई थी। तो इन्होंने कहा, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको उपाधि मिली हुई थी, तो इन्होंने क्या बोला गांधी जी ने कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उपाधियों को लौटाएंगे। तो वो अंग्रेजों को समझ में आएगा कि लोग नाराज हो गए। अगर इसके बाद भी अंग्रेज नहीं माने तो हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उस नौकरियों को छोड़ देंगे। ठीक है, जो सेना के लोग हैं वो सेना को छोड़ देंगे, जो पुलिस के लोग हैं वो पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे, अदालतों में जाना बंद कर देंगे, जो वकील हैं, जो जज हैं वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे, विधायिका परिषद का बहिष्कार करेंगे, स्कूलों में जाना छोड़ देंगे बच्चे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, मतलब विदेश से जो वस्तुएं खरीद के आ रही हैं, जो इंग्लैंड से वस्तुएं आ रही हैं, उनका हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। उनको हम कह देंगे कि हम कोई भी विदेशी वस्तु का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 1 साल में ही वो भाग जाएंगे अंग्रेज। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा
अभियान भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, इस आंदोलन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, विस्तार से वहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन के लिए देश भर में उन्होंने यात्रा करी और लोगों को एकजुट किया कि भाई हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाओ और हम ये दोनों आंदोलन चलाएंगे, खिलाफत आंदोलन भी, असहयोग आंदोलन भी, और अंग्रेजों को भगाएंगे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव से शंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायिका परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उनको लग रहा था कि इतना बहिष्कार करना ठीक नहीं है कि हम देखो, जो कांग्रेस के नेता चुने जाते थे ना, उसके लिए क्या होता था, विधायिका परिषद में क्या होता था, चुनाव होते थे उस समय। जो इंग्लैंड के लोग थे वो चुनाव भी कराते थे। तो कांग्रेस के लोगों ने क्या बोला कि भाई एक काम करो, आप चुनाव में हिस्सा मत लो। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि नहीं भाई, जो हर साल जो चुनाव हो रहे हैं उनमें तो हमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। ठीक है, किसको भय था? कांग्रेस के लोगों को, कि भाई ये इतने बड़े लेवल पर ऐसे योग आंदोलन मत चलाओ, कभी मारपीट होगी तो बहुत लोग मारे जाएंगे, क्योंकि जलियांवाला बाग में मारे गए, बहुत सारे आंदोलनों में, अलग अलग आंदोलनों में लोग मारे गए थे। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही इसी बात पर कि आंदोलन शुरू किया जाए कि ना किया जाए, ऐसा योग आंदोलन। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। आखिरकार दिसंबर 1920 में, ठीक है, देखो वैसे साल में एक बार अधिवेशन होता था, लेकिन 1920 में क्या हुआ, 2 बार अधिवेशन हुए। एक तो नागपुर में हुआ, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक तो नागपुर में हुआ, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इससे पहला कहाँ हुआ था? वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? सितंबर में जो हुआ था वो कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप बुक लेके बैठे होगे, मैप भी लेके बैठना चाहिए आपको, ताकि आप देखते रहें कि कहाँ कहाँ हुए हैं। ठीक है, चलो मैं दिखा देती हूँ। देखो ये यहाँ पर नागपुर है महाराष्ट्र में, तो एक आंदोलन, एक जो अधिवेशन हुआ वो यहाँ हुआ था, एक हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, अच्छा हम यहाँ पर है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति पर मोहर लग गई कि हाँ भाई ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन से आगे की जो कहानी है वो सेकंड पार्ट में है। ठीक है, पार्ट 2 में है, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं किस तरह से काम कर रही थी, क्या हो रहा था, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं सुबह से 3 बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। पिछले 2 बार पता नहीं क्या हुआ कि आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ठीक है, एक डेढ़ घंटा में बोल कर थक गई, मेरे गले में दर्द हो गया, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुई आवाज, पता नहीं क्या हुआ। अभी मैं लगभग 1:30 बजे रात के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे नहीं पता है कि इसमें आवाज आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं, अगर सही रहा तो मैं इसको अपलोड करूंगी। तो प्लीज आप लोग लाइक कर देना, हाथ जोड़कर निवेदन है वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। कुछ भी कमी लगती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उन कमियों को सुधारने की कोशिश करूंगी और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगी। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी आपका फ्रेंड या बहन भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उस फ्रेंड को, अपने बहन भाई को इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी ममताज गुप्ता यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।